हेलो एवरीवन, आई मनीता। आप देख रहे हैं एलपी केमिस्ट्री। इसके पहले हम लोग केमिकल काइनेटिक में काफ़ी चीज़ें इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्रेशन देख चुके हैं। आज देखेंगे फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ये रिएक्शन। जब कोई रिएक्शन करवाते हैं हम लोग तो उस रिएक्शन पे किस किस चीज़ का इफ़ेक्ट पड़ता है ये देखेंगे। तो क्या है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ए रिएक्शन डिपेंड अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। मतलब जब रिएक्शन करवाते हैं तो क्या फैक्टर पड़ता है, जैसे कि क्या इफेक्ट पड़ते हैं। नेचर ऑफ द रिएक्टेंट, वो रिएक्टेंट जो लेते हैं हम लोग जब रिएक्शन करवाते हैं तो रिएक्टेंट कैसा है उसके प्रवृत्ति पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट है कंसंट्रेशन एंड प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या है और उस पर प्रेशर, उसका प्रेशर क्या है, इस पर डिपेंड करता है कि रिएक्शन के रेट क्या होंगे। नेक्स्ट है टेम्परेचर, उस पर टेम्परेचर बढ़ा दें तब क्या होगा। एंड यदि कैटालिस्ट ले लें तब रिएक्शन के रेट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ये सारे हमारे पॉइंट हैं। जैसे कोई रिएक्शन करा रहे हैं तो इन चीज़ों का उस पर अगर लगाएंगे तो क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, जैसे ये हमारे पॉइंट हैं कि उसके रिएक्टेंट के नेचर क्या है, कंसंट्रेशन क्या है, प्रेशर कितना पड़ रहा है। उस पर टेम्परेचर बढ़ा दें तब क्या होगा, कैटालिस्ट ले लें तो क्या होगा। इसको एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। इसके बाद अगर ले लें नेचर ऑफ रिएक्टेंट, इसको ले लेंगे नेचर ऑफ रिएक्टेंट। इसमें क्या है, कंसीडर द ऑक्सीडेशन ऑफ, एक मिनट, ठीक है। इसमें ये कह रहा है कंसीडर द ऑक्सीडेशन ऑफ फेरस आयन एंड ऑक्जुलेट आयंस बाय HD5 KMnO4 सॉल्यूशन। यदि हम फेरस आयन को और ऑक्जुलेट आयन को KMnO4 द्वारा एसिडिफाई करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं, तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा ये देखेंगे। जैसे इन दोनों को एग्जाम्पल में देखते हैं। देखिए, जब ऑक्जुलेट आयन एंड फेरस आयन से हम KMnO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है, जो आयरन के साथ होता है, आयरन जो है फेरस आयन के साथ करवाते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट होता है। बट अगर हम ऑक्जुलेट आयन के साथ KMnO4 का रिएक्शन करवाते हैं तो वो स्लो आता है। तो ये स्लो आता है और ये फास्ट आता है। तो जब जो स्लो रिएक्शन देता है हम उसी से रिएक्शन को डिफाइन करते हैं कि रिएक्शन में क्या हो रहा है। अब इस जैसे कि अगर रूम टेम्परेचर ले लिए, इसे हम ये रिएक्शन रूम टेम्परेचर पे करवा रहे हैं। रूम टेम्परेचर मतलब लगभग 25 डिग्री सी होता है रूम टेम्परेचर। तो उसी पे बिना कोई टेम्परेचर अदर टेम्परेचर दिए ये रिएक्शन करवा रहे हैं। तो मतलब रूम टेम्परेचर पे करवा रहे हैं तो क्या होता है ये देखेंगे। द फर्स्ट रिएक्शन इज वेरी फास्ट वेयर एज द सेकेंड ऑक्सीडेशन इज क्विट स्लो एज इंडिकेट बाई द रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ पिंक कलर ऑफ KMnO4। इसमें कह रहा है जो फर्स्ट रिएक्शन है, जैसा कि ये देख रहे हैं हम लोग आयरन के साथ जब किया जा रहा है तो ये फास्ट दे रहा है किससे, सेकंड रिएक्शन के अकॉर्डिंग। सेकंड के रिएक्शन ये फास्ट दे रहा है, स्लो दे रहा है। क्यों, अब स्लो दे रहा है तो इसमें ये फास्ट हो रहा है तो इसमें नहीं दिख रहा है। जब रिएक्शन काफ़ी तेज़ी से होगा तो उसमें पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं। लेकिन ये जो स्लो हो रहा है इसी से हम डिटरमाइंड करते हैं रेट को। तो ये स्लो हो रहा है तो इसमें हमें क्या दिखाई दे रहा है, जैसे KMnO4 रहता है वो हमारा होता है पिंक कलर का। जब इसमें रिएक्शन करवाते हैं तो वो रिएक्शन पिंक कलर जो रहता है धीरे धीरे डिसअपियर होने लगता है, मतलब वो अपना कलर छोड़ने लगता है। वो पिंक से कलरलेस की तरफ जाने लगता है। आगे क्या है, इनफैक्ट फिर इन द टाइट्रेशन द सेकेंड रिएक्शन इज स्लो दैट हीटिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब कि जब हम सेकेंड रिएक्शन जो है उसका टाइट्रेशन करवाते हैं तो उसमें से हीट निकलता है, हीट रिक्वायर्ड होता है। फिर आगे क्या है, दस द सेम कंसंट्रेशन ऑफ सिमिलर रिएक्टेंट आर टेकन। मतलब
सेम रिएक्शन अगर हम लोग लेते हैं इन टू रिएक्शन एंड द टेम्परेचर इज आल्सो केप्ट द सेम, मतलब कि हमने सेम रिएक्टेंट लिया एंड दोनों रिएक्टेंट जो है सेम है और सेम टेम्परेचर पे दोनों को सेम ही टेम्परेचर पे रिएक्शन करवाया, लेकिन क्या हुआ, सेम टेम्परेचर करवाने के बाद भी दोनों रिएक्शन के जो हैं वो डिफरेंट हुए हैं। एक जो फास्ट हुआ है, एक स्लो हुआ। जो स्लो हुआ उसमें हमारा रेट दिखा कि कैसे हो रहा है, पिंक से उसका कलर डिसअपियर हो जा रहा है, जबकि जो फास्ट है वो पहला और दूसरा दोनों डिफरेंट है, दोनों रिएक्शन समान नहीं है। जबकि क्या है कि मतलब सेम रिएक्शन लिया हमने, जैसे कि MnO4 दोनों में ही डाला और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर लिए, कोई चेंज नहीं, सेम ही टेम्परेचर पे किए, लेकिन दोनों रिएक्शन डिफरेंट प्रोडक्ट दे रहे हैं और डिफरेंट एक दूसरे से डिफरेंट है। देन क्या होगा, दिस इज obviously only due to the different in nature of reducing agent ferrous ion and C2O4 2 नेगेटिव, मतलब ऑक्जेलेट आयंस। मतलब ये क्यों हो रहा है, निसंदेह हम बोल सकते हैं क्यों, क्योंकि उसके नेचर के अकॉर्डिंग हो रहा है ना। वो डाला जा रहा है फर्स्ट वाला फेरस आयन में, दूसरा डाला जा रहा है ऑक्जेलेट आयन में। इन दोनों के नेचर के वजह से ही दोनों रिएक्शन डिफरेंट हो रहे हैं, जबकि हम दोनों में एक ही रिएक्टेंट डाल रहे हैं KMnO4, लेकिन तो इन दोनों का नेचर अलग अलग है, इस वजह से दोनों रिएक्शन भी डिफरेंट हुए हैं। ये फास्ट हुआ जिसमें हमने कोई रेट डिफाइन नहीं कर पाए, और ये स्लो हुआ है इसमें डालने पे, तो इसका कलर जो था वो डिसअपियरेंस होने लगा था। ये था हमारा नेचर ऑफ रिएक्टेंट, जैसे रिएक्टेंट पे क्या डिपेंड करता है। सेकेंड देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। अब रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे क्या डिपेंड करता है, क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखेंगे। एज ए रिएक्शन प्रोड्यूस, एक रिएक्शन लेते हैं जो कि प्रोड्यूस करता है, द रिएक्टेंट आर कंज्यूम्ड, मतलब जब कोई रिएक्शन करवाते हैं, कोई रिएक्टेंट लेते हैं, तो रिएक्टेंट जो है धीरे धीरे कंज्यूम होने लगता है। कंज्यूम मतलब धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है। रिएक्टेंट जो रहता है, अभी हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट वीडियो में, उसमें बताए हैं कि जो रिएक्टेंट रहता है जब रिएक्शन होता है तो धीरे धीरे उधर से रिएक्टेंट की तरफ से कम होके प्रोडक्ट की तरफ जाता है। तो वही कह रहा है कंज्यूम मतलब ख़त्म हो रहा है। जब कोई रिएक्शन हम प्रोड्यूस करवाते हैं तो जो रिएक्टेंट रहता है वो धीरे धीरे कंज्यूम होने लगता है, उसका कंसंट्रेशन घटने लगता है। फिर क्या है, देन द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट डिक्रीज विथ द पासेस ऑफ टाइम। जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे धीरे धीरे जो कंसंट्रेशन होते हैं वो डिक्रीज होने लगते हैं। इसी वजह से हम वहाँ पे माइनस करके निकालते हैं, जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं तो वहाँ माइनस लगाते हैं। क्यों, क्योंकि वो टाइम के साथ जैसे जैसे रिएक्शन पास होता है, जैसे जैसे प्रोडक्ट में फॉर्म होता है, वैसे रिएक्टेंट जो रहता है हमारा जो लेफ्ट साइड रहता है वो डिक्रीज होता है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, ये है इट इज ए ऑब्जर्व्ड एक्सपेरिमेंटली दैट द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो डिक्रीज एज द टाइम पासेस। मतलब वही है, ये जब लैब में प्रैक्टिकल किया जाता है तब ये देखा गया है कि जो रिएक्टेंट रहता है टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे जैसे टाइम बीतता है वैसे वैसे रिएक्टेंट जो रहता है वो डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट इंक्रीज होता है। नेक्स्ट है द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन इज एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कोलिजन थ्योरी ऑफ रिएक्शन रेट। मतलब कि जो रिएक्शन ऑफ रेट होते हैं वो कोलिजन के बेसिस पे भी हम डिफाइन करते हैं। द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन द मालिक्यूल लेते हैं तो उसमें ढेर सारे एटम रहते हैं। एटम में जब कॉलिजन होता है, कॉलिजन मतलब एक दूसरे से टकराव होता है, मतलब एक दूसरे से टकराव होता है जब हीट या कोई बाहरी एनर्जी दिया जाता है तो उन दोनों में एक दूसरे से कॉलिजन होता है, तब रिएक्शन पास होता है। और कॉलिजन ऐसे जितने मालिक्यूल रहते हैं सब में नहीं हो जाता है, जिस मालिक्यूल में कॉलिजन नहीं हो रहा है उसमें रिएक्शन नहीं होता है। जिस मॉलिक्यूल में कॉलिजन होता है, टकराव होती है, वहाँ पे रिएक्शन फॉर्म होता है, हमारी केमिकल रिएक्शन बनते हैं। फिर क्या है,
हायर द कंसंट्रेशन देन ग्रेटर इज द नंबर ऑफ कॉलिजन। मतलब यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा, हायर मतलब ज़्यादा, यदि कंसंट्रेशन ज़्यादा रहेगा तो कॉलिजन जो रहेगा, कॉलिजन की संख्या, उतने मालिक्यूल कॉलिजन करेंगे उतने ज़्यादा हमारा प्रोडक्ट बनेगा। आगे है इफेक्ट ऑफ द टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। टेम्परेचर हैज़ ए वेरी सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन पे टेम्परेचर का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। ए राइज ऑफ टेम्परेचर नॉट ओनली इंक्रीज rise of temperature not only increase the speed of the reaction but in many case it actually initiated the reaction। मतलब ये टेम्परेचर है, यदि टेम्परेचर बढ़ाया जाता वो केवल रिएक्शन को ही नहीं इंक्रीज करता बल्कि क्या होता है, कई रिएक्शन होते हैं वो जल्दी स्टार्ट ही नहीं होते हैं। इनिशिएशन मतलब होता है कोई रिएक्शन अगर रहते हैं, जैसे काफ़ी रिएक्शन है, कोई एक तो है नहीं कि एक ही है, उसको हमने रिएक्ट करवाया, मालिक्यूल कॉलिजन करवाया और प्रोडक्ट फॉर्म किया। काफ़ी रिएक्शन है जो इजीली हो जाते हैं, उसको कुछ नहीं एनर्जी और कोई वो प्रोवाइड नहीं करना रहता। लेकिन कुछ रिएक्शन होते हैं जो स्टार्ट ही नहीं होते हैं, तो उसमें क्या होता है, तो वहाँ पे टेम्परेचर देंगे तो रिएक्शन स्टार्ट होता है। इसमें ये चीज़ कह रहा है। तो देखेंगे टू टाइप ऑफ केस आर ऑब्जर्व्ड। इसमें देखेंगे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग दो केस आते हैं जिसे हम ऑब्जर्व करते हैं। इसमें है पहला, फॉर मोस्ट ऑफ द रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर। मतलब यदि रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करता है तो टेम्परेचर भी निकलता है। मतलब टेम्परेचर राइज मतलब निकलता है ऑफ टेम्परेचर। जब रेट ऑफ रिएक्शन कोई रिएक्शन जब करते हैं तो उसमें से टेम्परेचर भी निकलता है, हीट निकलता है। नेक्स्ट क्या है, ए लार्ज नंबर ऑफ रिएक्शन आर नोन विच डू नॉट टेक प्लेस एट रूम टेम्परेचर बट अकर रीडली एट हाई टेम्परेचर। कुछ रिएक्शन होते हैं जो रूम टेम्परेचर पे नहीं होता है। जैसे अभी हमने KNO4 डलवा के रिएक्शन करवाए फेरस आयन और ऑक्जिलेट आयन में, तो रूम टेम्परेचर पे ही करवाएं तो दोनों एक रिएक्शन हुआ एक नहीं हुआ, क्योंकि उन दोनों के फीचर के अकॉर्डिंग हुआ है। वैसे ही ये कह रहा है कि कभी कभी क्या होता है कि कभी कभी विदाउट रूम मतलब रूम टेम्परेचर पे रिएक्शन नहीं होते, हमें उसे हायर टेम्परेचर देना पड़ता है तब जाके वो रिएक्शन स्टार्ट होता है। जैसे रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर टेक प्लेस ऑन ओनली व्हेन एन इलेक्ट्रिक स्पार्क इज पास्ड। मतलब जब इस इलेक्ट्रिक स्पार्क पास करते हैं उस रिएक्शन में, किसमें, जब हम हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाते हैं तो उसमें हमें इलेक्ट्रिक स्पार्क देना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, तब जाके वो रिएक्शन होता है। ये होता है। इसके आगे क्या कह रहा है, अबव द ऑब्जर्वेशन आर एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ कॉलिजन थ्योरी। जैसे कि हमने देखा ये जो ऑब्जर्व किए हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाए हैं, जब ये दोनों एटम एक दूसरे से कॉलिजन करते हैं तभी ये रिएक्शन होता है। वही कह रहा है ये जो ऑब्जर्व करते हैं इसे हम कॉलिजन थ्योरी द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। ठीक, आगे देखेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। इसमें क्या कह रहा है, द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी which the molecule of the reactant have to absorb so that their energy become equal to the threshold energy is called the activation energy। जब कोई रिएक्टेंट के मालिक्यूल को रिएक्शन करवाने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी का एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं तब हम रिएक्शन करवाएंगे, तब क्या देखते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के इक्वल होता है। वो थ्रेशोल्ड एनर्जी के जो इक्वल आता है उसे हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, जैसे कि देख सकते हैं क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस एनर्जी एक्चुअली पास्ड बाय द रिएक्टिंग मालिक्यूल। मतलब जो थ्रेशोल्ड एनर्जी रहता है उसमें से माइनस करेंगे जो एक्चुअल मालिकुलर जब रिएक्ट करता है उसकी एक्चुअल एनर्जी जो रहती है
उस उसको थ्रेशोल्ड एनर्जी में से अगर माइनस करेंगे तब हमारा आता है एक्टिवेशन एनर्जी। अंडरस्टैंड। तो आगे देखेंगे 10 इन ऑर्डर दैट द रिएक्टेंट में चेंज ओवर टू प्रोडक्ट। ये क्या कह रहा है? दे हैव टू एब्जॉर्ब सम एनर्जी एंड दस क्रॉस ए बैरियर कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर। मतलब जब कोई रिएक्शन करवाते हैं तो कुछ एनर्जी लेकर रिएक्टेंट पूरी तरह से प्रोडक्ट में चेंज हो जाता है। तो जो 10 द क्रॉस ए बैरियर, जो एनर्जी बैरियर तक क्रॉस करता है, जैसे कि यहाँ पे है, इसको क्रॉस करता है, इसी को हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक, इसका देखिए एक्टिवेशन जो एनर्जी का ग्राफ है, यहाँ का जो यहाँ ये देखिए, यहाँ से अगर हमारा प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है, रिएक्शन हम करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से रिएक्शन करना स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से रिएक्शन करेंगे, यहाँ से जाएगा, जाते जाते यहाँ पे एक हाईएस्ट एनर्जी जो लगता है, ये एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी, एंड इसके यहाँ तक की दूरी को क्या कहते हैं? एक्टिवेशन एनर्जी। यहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ इतना, और इसके बाद यहाँ से देखिए, इससे थोड़ा सा नीचे आके तब जाके प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है। तो यहाँ के यहाँ तक जाने में ये जो एनर्जी लगी है, इसे बोलते हैं थ्रेशोल्ड एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। और यहाँ की जो गैपिंग है, ये हमारा हो जाता है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसे हम ईए से रिप्रेजेंट करते हैं। और उसके बाद जो एनर्जी आता है डेल्टा ई, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जितना रहता है उसे हम बोलते हैं डेल्टा ई। जैसे यहाँ पे देखा गया है, हम डेल्टा ई निकालें तो कैसे होगा? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। प्रोडक्ट मतलब ये जो दूरी पूरा है, यहाँ पे देखिए केवल इतना है जो ये हमने रिप्रेजेंट किया है, इतना ये हमारा है रिएक्टेंट का दूरी, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आएंगे, ये है हमारा प्रोडक्ट का दूरी। तो यहाँ से लेके यहाँ तक इतना माइनस करेंगे, यही हुआ है ईपी, मतलब प्रोडक्ट माइनस ई एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की एनर्जी करेंगे तब हमारा आएगा डेल्टा ई। मतलब ये दूरी अगर आपको पता है और ये इतना पूरा ये है, तो इसमें से ये दोनों अगर पता रहेंगे तो ये ज़्यादा वाला है प्रोडक्ट में से ये माइनस कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगा हमारा। तो यही पूछ रहा है कि ये क्वेश्चन में आता भी है कि अगर ये निकालना हुआ तो क्या होगा। ये आपका ये ग्राफ दे दिया या फिर वैल्यू ही दे देता है कि प्रोडक्ट का कुछ दे देगा, इतना है, और रिएक्टेंट का इतना है, तो डेल्टा ई क्या होगा। तो हमें अगर ये फार्मूला पता है तो लगा देंगे डेल्टा ई इक्वल टू ई पी माइनस ई आर, देन उसका वैल्यू रख देंगे, आ जाएगा हमारा डेल्टा ई। अगर एक्टिवेशन एनर्जी निकालना हुआ वही है, इसी को चाहे हम ये भी एनर्जी प्रोडक्ट ही मान सकते हैं, या फिर ईपी कर दें, या फिर ईटी जो है, क्योंकि कुछ टाइम के बाद हो रहा है, तो ईटी या फिर ईपी कर दें तब भी ये एक्टिवेशन एनर्जी आ जाएगा, क्योंकि दोनों वही चीज़ है, वही सेम ही है। ये दूरी आपको प्रोडक्ट वाला है, अगर ये पता है, ये पता है, तो ये कर देंगे ईपी, मतलब प्रोडक्ट का माइनस रिएक्टेंट को घटा देंगे, तो आ जाएगा हमारा एक्टिवेशन एनर्जी भी आ जाएगी, ये दोनों। ठीक है। सो ये वही रिएक्शन है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ये मतलब ये इस तरह से ये नहीं रहेगा। तो कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट पड़ता है देखेंगे। इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट, ए कैटालिस्ट सब्सटेंस विच इंक्रीज द स्पीड ऑफ ए रिएक्शन विदाउट इटसेल्फ अंडरगोइंग एनी केमिकल रिएक्शन। कैटालिस्ट वो होता है, जैसे अगर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो रिएक्शन के रेट को बढ़ा दे, उसके जो दर हैं, जैसे अगर कोई में किसी में 1 घंटा लग रहा है तो वो 40 मिनट या आधा घंटा में ही वो रिएक्शन कंप्लीट कर जाए, ऐसा कुछ उसमें रीजेंट डाल दें, तो जिस रीजेंट की वजह से रिएक्शन फास्ट हो रहा है उसे हम कैटालिस्ट बोलते हैं। तो उसका इफेक्ट क्या पड़ता है, इसमें ये दिया है
कि जैसे अगर किसी रिएक्शन को करवा रहे हैं तो उसके रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। लेकिन इसमें कैटालिस्ट में ये भी होना चाहिए कि जो कैटालिस्ट ले रहे हैं वो इट सेल्फ अंडरगोइंग, मतलब वो खुद अपना रिएक्शन ना करने लगे, नहीं तो वो अपना खुद उसमें रिएक्शन करेगा तो दो दो प्रोडक्ट और मतलब अदर भी प्रोडक्ट बन जाएंगे। वो खुद का भी करेगा और जिसमें डाला जाएगा उसके उसमें भी कोई ना कोई इफेक्ट हो जाएगा, उसमें भी अपना प्रभाव डाल देगा। तो कैटालिस्ट ऐसा भी होना चाहिए कि वो खुद से भी रिएक्शन ना करता हो। जैसे कि यहाँ पे लिया गया है एग्जाम्पल, द decomposition of KClO3 is greatly accelerated by the addition of a small quantity of MnO2 which itself does not undergo any chemical change during the reaction। मतलब कि यदि हम KClO3 को डिकम्पोज करवाते हैं तो उसे एसिलरेटेड मतलब उसे शीघ्र हो जाए रिएक्शन, उसको शीघ्र करने के लिए उसमें कोई स्मॉल क्वांटिटी में MnO2 डालते हैं। MnO2 ये हमारा यहाँ पे कैटालिस्ट की तरीके बिहेव करेगा। अगर इसको डाल देते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट हो जाता है। लेकिन क्या हो रहा है, ये जो है इट सेल्फ डज नॉट अंडरगोइंग एनी केमिकल चेंज ड्यूरिंग द रिएक्शन, मतलब कि ये खुद रिएक्शन करके उस पूरे रिएक्शन को चेंज ना कर दे, और इसमें करता भी नहीं है। तो ये यहाँ पे करेंगे तो जितने टाइम में ये रिएक्शन होगा, अगर इस रिएक्शन में इसको डाल देंगे तो जितने में अगर 40 मिनट में होने वाला है तो वो 20 मिनट में ही हो जाएगा। इसका कहने का मतलब ये है। ओके, जैसे ही देखेंगे रिएक्शन लिए हैं दो हम लोग, ये जो है ये इसमें कैटालिस्ट डाला गया है, इस रिएक्शन में जो ये ग्राफ बना है ये इसमें कैटालिस्ट डाला गया है एंड ये अनकैटालाइज्ड है, मतलब ये अनकैटालाइज्ड है, इसमें कैटालिस्ट नहीं पड़ा है, ये कैटालाइज्ड है मतलब ये इसमें कैटालिस्ट डाला गया है। तो इसमें क्या हो रहा है, इसका अगर एक्टिवेशन एनर्जी देखेंगे, ये देखिए इतना ही है इसका एक्टिवेशन जिसमें डाला गया है, ये देखिए यहीं से गया है, यहीं से फिर प्रोडक्ट फॉर्म करने लगा है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जिसमें नहीं डाला गया है ये और टाइम ले रहा है, इसका एक्टिवेशन एनर्जी और ज़्यादा है, जाके यहाँ गया फिर जाके प्रोडक्ट में धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगा यहाँ जाने के बाद। लेकिन इसमें क्या है, जिसमें डाला गया ये तुरंत ही रिएक्शन, इसके पहले ही रिएक्शन प्रोडक्ट फॉर्म करने में प्रोडक्ट फॉर्म होने लगा। यहाँ से देखिए तो इसका जो है ये इतना ही है, जबकि जिसमें नहीं पड़ा है कैटालिस्ट उसका ये इतना पूरा है। तो यहाँ से हमारा रिएक्टेंट था, ये इधर हमारा प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट ये हमारा डेल्टा ई, जैसे कि पीछे हम लोग देख चुके हैं। सो ये रहेगा क्या, हमारा इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, नहीं आया तो रिपीट करिए प्लीज़, और जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।